ओसिलेशन चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रिंग मास ओसिलेटर्स। कंपाउंड पेंडुलम था, फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ओसिलेटर्स पढ़ रहे थे। उसी में स्प्रिंग मास ओसिलेटर्स। तो सबसे पहले ओसिलेशन के लिए कंडीशंस क्या है? तो स्प्रिंग मास ओसिलेटर्स, स्प्रिंग मास ओसिलेटर्स। तो सबसे पहले स्प्रिंग इज ए डिवाइस विच जनरेट्स ए इलास्टिक फोर्स और फोर्स विच ड्राइव द एसएचएम। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट करता है। स्प्रिंग एक डिवाइस है जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट करता है। तो उस फोर्स के बारे में जानिए, यानी इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण इलास्टिक फोर्स, फिर उसका पोटेंशियल फंक्शन और फिर आगे। आपको याद दिला दे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़े थे। ये है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, यानी न फैला हुआ है न सिकुड़ा हुआ है, अपनी प्राकृतिक लंबाई पर है। तो इस समय इसके दोनों एंड पर कोई इलास्टिक फोर्स डेवलप नहीं होगा। और अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी लंबाई अब L नॉट प्लस एक्स के बराबर होती है, वेयर एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एक्स उसका लेंथ का चेंज है, लेंथ मतलब उसकी जो लंबाई है उसमें चेंज है। एल बढ़ा दी जाती है अगर, तो उसके दोनों एंड पर इलास्टिक फोर्स इनवर्डली एक्ट करता है और इस एंड पर इलास्टिक फोर्स का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा और इस एंड पर लेफ्टवर्ड होगा। और ये इलास्टिक फोर्स इस लॉ से गवर्न होगा। और अगर इसका लेंथ घट जाता है, यानी इसका लेंथ एल नॉट माइनस एक्स हो जाता है, तो इलास्टिक फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा और वो फोर्स भी एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। एसएचएम क्रिएट करने के लिए, यानी एसएचएम को सपोर्ट करने के लिए ये इलास्टिक फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्स यानी चेंज ऑफ लेंथ, वही चेंज ऑफ पोजीशन पॉजिटिव में, तो फोर्स निगेटिव में। तो फोर्स का ग्राफ आ गया ये बताता है कि एक्स पॉजिटिव में तो फोर्स निगेटिव में, और एक्स निगेटिव में तो फोर्स पॉजिटिव में। ये कंडीशन है इलास्टिक फोर्स जो एसएचएम क्रिएट करेगा, मतलब एसएचएम को सपोर्ट करेगा, एसएचएम के लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह बनेगा, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। तो ये क्रिएट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सपोर्ट करेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर फोर्स इज जनरेटेड बाय इलास्टिक फोर्स। ठीक है। अब इसके बाद इसका पोटेंशियल फंक्शन देखिए, क्योंकि ऐसे ओसिलेशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होना जरूरी है। तो पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलास्टिक फोर्स, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलास्टिक फोर्स क्रिएटेड बाय स्प्रिंग। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, और एक्स चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लंबाई में चेंज है। एक्स चेंज इन
लेंथ है। तो वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर चेंज ऑफ लेंथ लेते हैं। तो x बराबर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और x जब पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव, और x जब निगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव। ये देखिए, ये इधर और ये इधर। तो इस जगह x बराबर 0 पर फोर्स 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए यह एसेंशियल है कि मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, पोटेंशियल वैल्यू में हो, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और जब इस तरफ जाते हैं, यानी x बराबर 0 प्लस समथिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, यानी बढ़ जाती है। और जब ये x एक्सिस पर यहाँ पहुंचेगा पार्टिकल, यानी x बराबर 0 माइनस डेल्टा x, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाती है पॉजिटिव में। तो इसलिए x बराबर 0 यानी अनस्टेबल पोजीशन में बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का होना जरूरी है टू क्रिएट ए फोर्स which may act as a driving force for executing simple harmonic motion. तो इस तरह स्प्रिंग becomes a device which can generate a driving force. इस तरह स्प्रिंग एक डिवाइस बन जाता है जो ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करेगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कराएगा। तो इसी में अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड सीखते हैं। तो ये इसे मेथड को फोर्स मेथड कहते हैं। फोर्स मेथड, इनके स्टेप्स को समझेंगे ताकि किसी भी तरह का स्प्रिंग मास ऑसिलेटर प्रॉब्लम हो तो उसको अपने से सॉल्व कर सके। फोर्स मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ एक सेटअप दिखा रहे हैं जिसमें ये लेफ्ट हैंड फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है, और इससे जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यानी अनस्ट्रेच्ड लेंथ है। इस समय स्प्रिंग ना एक्सटेंडेड है, इलोंगेटेड है, और ना ही स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड है इस समय। तो इससे एक ब्लॉक यानी बॉडी यानी मास एम ज्वाइन करते। मास इस पोजीशन पर रेस्ट में है। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के न्यूटन पर मीटर है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहला स्टेप क्या सोचें? सबसे पहला स्टेप सोचें कि आप जिस ओसिलेशन को एनालाइज करना चाहते हैं वो बॉडी कौन सा है और उसका मास कितना है। यानी जब फाइंड आउट द बॉडी अंडर कंसिडरेशन एंड इट्स मास वैल्यू, यानी आप पता लगाएं कि वो बॉडी जानते हैं कि नहीं और उसका मास वैल्यू जिसका ओसिलेशन एनालाइज करने वाले हैं। इसलिए स्टेप 1 होगा फाइंड आउट क्या, तो फाइंड आउट द बॉडी अंडर ओसिलेशन, अंडर ओसिलेशन एंड इट्स मास। पता लगा कि उसका मास क्या है और कौन सा बॉडी ओसिलेट कर रहा है। तो पता चल गया कि देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m which is going to be oscillating along the straight line on horizontal a smooth surface। तो फर्स्ट स्टेप 1 का काम समाप्त हुआ। अब स्टेप 2, इस बॉडी को ओसिलेट कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, यानी कौन सा फोर्स है जो ओसिलेट कराएगा, उस फोर्स का नेचर और पोटेंशियल फंक्शन मालूम करें। स्टेप 2, find out the driving force, find out the driving force causing oscillation, driving force causing oscillation, and
its nature and its potential function। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो तभी होगा ओसिलेशन और एसएचएम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी होता है जब उस पर फोर्स लगता हो जो कंजर्वेटिव हो, जिसके नाम से पोटेंशियल फंक्शन डिफाइंड हो। तो स्टेप 2 का काम समाप्त हुआ। अब तीसरा कंसिडरेशन क्या करें? बॉडी को पता लगाएं, कंसीडर करें किसी भी पोजीशन पर। किसी भी पोजीशन का मतलब उस पोजीशन पर कंसीडर करें जो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन ना हो, जो पोजीशन टर्निंग पॉइंट ना हो। यानी कंसीडर द बॉडी एट एनी पोजीशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। बॉडी को कंसीडर करें किसी भी पोजीशन पर जो पोटेंशियल फंक्शन का मतलब है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फंक्शन मतलब वहां एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है एनर्जी इज इक्वल टू के, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, दिस इज। जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल का फंक्शन है ये के एक्स स्क्वायर। सभी पोटेंशियल में एक बात पक्की है, पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल स्थान पर डिपेंड करता है, और इससे पता चलता है कि आर के किस वैल्यू पर, एच के किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर, यानी एक्स वाई जेड पर कहां पर पोटेंशियल क्या होगा। इसी रिलेशन को पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है आप बात समझे। यानी एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट पोटेंशियल, हाउ द पोटेंशियल वेरीज विथ पोजीशन। पोजीशन के साथ पोटेंशियल किस तरह चेंज करता है, इसी रिलेशन को पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो स्टेप 3, ये सारे स्टेप्स लिखने में लंबे हों, किसी को समझ दिक्कत ना हो कि भाई बहुत भारी है। भारी नहीं, हम वो स्टेप्स सीख रहे हैं ताकि आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम हैंडल कर सकें, समझ सकें, इनिशिएट कर सकें, सॉल्व कर सकें, इसलिए जरूरी है। इसलिए समझिए डिटेल से। अब स्टेप 3, consider the body at any position। consider the body कहां पर? at any position। any position का मतलब किस पोजीशन पर? any position other than equilibrium position, equilibrium position and turning point। other than equilibrium position and turning point, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन और टर्निंग पॉइंट को छोड़कर किसी भी जगह पर कंसीडर कीजिए बॉडी को। किसी भी जगह को मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं जहां इलास्टिक फोर्स 0 हो या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। टर्निंग पॉइंट उसको कहते हैं जहां से बॉडी लौटता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इनको छोड़कर बीच में कहीं कंसीडर करें। तो चलिए फिर से डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्प्रिंग का फिक्स्ड एंड है, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर जहां होगा वही है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस समय बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसी को कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये पोजीशन है जिस समय फोर्स नहीं है, इस समय x बराबर 0 है, इस जगह नहीं कंसीडर करें। और ये हो सकता है वो पोजीशन जो टर्निंग पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन है। टर्निंग पॉइंट जहां से जाके लौटता है, टर्निंग पॉइंट उस पोजीशन को कहते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है, जहां काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, जहां फोर्स निगेटिव होता है अगर x पॉजिटिव है, तो इसको कहेंगे टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर x बराबर एम्पलीट्यूड की होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें टर्निंग पॉइंट को छोड़कर, इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर बीच में किसी पोजीशन पर कंसीडर करना है। सवाल समझ रहे हैं हमारी बात? We have to consider the body at any position except the turning point। ये टर्निंग मतलब जहां से रिटर्न बैक होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसके बीच का पोजीशन कंसीडर करते हैं यहाँ।
यहाँ पर यही है वो पोजीशन, तो इस पर हम बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इस समय ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है x इक्वल टू x विच इज नाइदर जीरो नॉर मैक्सिमम, बीच में कोई। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, कंसीडर करें एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, और उनका वेक्टर डायग्राम बनाएं। तो जैसे यहाँ पर इस ब्लॉक को फ्लोर पर रखे हैं स्मूथ सरफेस पर, तो कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे? एक इंटरेक्शन होगा ब्लॉक और अर्थ का इंटरेक्शन वर्टिकल लाइन में, एक इंटरेक्शन होगा ब्लॉक और स्प्रिंग का इंटरेक्शन, नहीं, पहले तो होगा एक ब्लॉक और अर्थ का इंटरेक्शन, और फिर ब्लॉक एंड फ्लोर का कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन, और स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स इंटरेक्शन। तो 3 तरह का होगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg, यहाँ है कॉन्टैक्ट फोर्स n, और इलास्टिक फोर्स होगा kx। इसलिए लेफ्ट की तरफ है कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है, स्प्रिंग की लंबाई फैली हुई है, वो वापस होना चाहेगा, इसलिए लेफ्ट की तरफ होगा। ये हो गया इलास्टिक फोर्स। अब इक्वेशन लिखेंगे तो n माइनस एम जी बिकम्स इक्वल टू 0, यानी वर्टिकल लाइन में ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में फोर्स देखते हैं अनबैलेंस, रिजल्टेंट फोर्स एक ही है और वो बराबर है माइनस के एक्स। तो हमने लिखा है ड्रॉ वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, यानी कंसिडर करें बॉडी को एट एनी पोजीशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट, और उसका वेक्टर डायग्राम फोर्स का बनाए। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, उस समय उस बॉडी का इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करें और उसे कंपेयर करें एसएचएम के इक्वेशन से। यानी स्टेप 4, find derive expression for instantaneous acceleration, and compare it with a standard equation, of SHM, standard equation of SHM, और फिर देखें कि SHM है या नहीं है। तो हमने इक्वेशन एस्टेब्लिश किया इंस्टेंटेनियस फोर्स का। अब ये फोर्स बराबर होगा मास m इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन d dt ऑफ v बराबर माइनस के एक्स। इस डायग्राम में x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एज वेल x इज द इंस्टेंटेनियस लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। इस डायग्राम में x दोनों है, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी है और लोकेशन ऑफ द पार्टिकल भी है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसे dv dt को, d dt ऑफ v को क्या लिख सकते हैं, d2x dt स्क्वायर। यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया d2x इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर माइनस k बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब एक्सेलरेशन देखकर बताइए कि क्या ये एसएचएम है, क्या यहाँ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम है, तो है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, द मोशन इज एसएचएम। कंफर्म हो गया कि मोशन इज एसएचएम। अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है उसको याद करते हैं। एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का
सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स, और अभी जो हमें एक्सलेशन आया है वो है माइनस के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब इन दोनों के बारे में सोचिए। ये ओमेगा एफ इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता ही है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी कंपेयर करते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये बराबर हो गया के बाई एम। इस तरह इस ओसिलेशन का जो एस एच एम पाया गया है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा एम बाई के, यानी पीरियड ऑफ ओसिलेशन पार्टिकल की एनर्जी पर डिस्प्लेसमेंट पर नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के मास पर, पार्टिकल पर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स के स्टिफनेस कांस्टेंट पर, यानी नेचर ऑफ द फोर्स पर। तो इस तरह हम लोग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के प्रॉब्लम को किस मेथड से, फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, फोर्स मेथड से, समझे? ये फोर्स मेथड हुआ। अब एक और मेथड होता है उसे हम एनर्जी मेथड कहते हैं। ये हुआ फोर्स मेथड।